हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की अगली नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सेल का पिछला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, अब नए टॉपिक पर अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में आपने बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्लास्टिड के बारे में। आपने प्लास्टिड को लास्ट में स्टडी किया था और प्लास्टिड को कंप्लीट अपन ने किया था। 3 टाइप के प्लास्टिड वगैरह आपने पढ़े थे और इसके अलावा अपन ने क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के प्लास्टिड आपने पढ़े थे। ठीक है, अब अपन अगली क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो होंगे सेल के अन्य ऑर्गेनल, जैसे लाइसोसोम है और राइबोसोम है। हालांकि ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनल हैं। प्लास्टिड एक बड़ा टॉपिक था, माइटोकॉन्ड्रिया उससे पहले एक बड़ा टॉपिक था। अपना अब का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम सभी कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक सेंसिटिव ऑर्गन है। सेंसिटिव क्यों है? सेंसिटिव इसलिए है बेटा, इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, कोशिकाएं जो है, कोशिकाएं भोजन के दौरान अपन बाहर से वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, सभी प्रकार के न्यूक्लिक एसिड फूड जो सेल्स अपन खाते हैं, प्लांट सेल को अपन खाते हैं, तो उनमें सभी प्रकार के फूड अवेलेबल होते हैं। तो उन फूड का डाइजेशन करने के लिए ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर आप कहें फैट या फिर कहें आप प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन करने के लिए, इन सब का पाचन करने के लिए सभी प्रकार के एंजाइम कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और वो एंजाइम जिस ऑर्गेनल में होते हैं, वो एंजाइम एक छोटी सी पुटिका के अंदर उपस्थित होते हैं। उस पुटिका को कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है लाइसोसोम। तो पढ़ते हैं, इसे कहते हैं लैन काय। देखिए, लाइसोसोम को कहते हैं लैन काय। लैन काय, लाइसोसोम को कहा जाता है लैन काय। ठीक है, लैन काय कह सकते हैं या लाइसोसोम कह सकते हैं। अच्छा, पादप कोशिकाओं में देखो बेटा, पादप कोशिकाओं में इस लाइसोसोम को स्पीरोसोम के नाम से जानते हैं। इसमें प्लांट सेल में, पादप कोशिका में प्लांट सेल्स में इसे कहते हैं स्फीरोसोम। स्फीरोसोम, ओके, इसे कहते हैं स्फीरोसोम। तो प्लांट सेल में इसे स्फीरोसोम कहते हैं, जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम कहते हैं। क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम के बारे में अपन पढ़े तो लाइसोसोम क्या है। देखो, कोशिका के अंदर उपस्थित, कोशिका में उपस्थित उपस्थित एकल झिल्ली में, एकल झिल्ली में देखो, एक झिल्ली से आवृत होता है। एकल झिल्ली में कोशिकांग है, एकल झिल्ली में कोशिकांग है। देख बेटा, लाइसोसोम जो है, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एकल झिल्ली होती है। ठीक है, लाइसोसोम क्या काम करता है? तो अभी मैंने आपको कहा कि लाइसोसोम में सभी प्रकार के एंजाइम उपस्थित है। इसमें सभी प्रकार के, सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ओके बेटा जी, ठीक है। देखिए, कोशिका में उपस्थित एकल झिल्ली में कोशिकांग है, नो डाउट। दूसरी बात आपको कही गई कि इसमें सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम हैं। सभी प्रकार का जल अपघटन करने वाले एंजाइम, यानी जल अपघटन का मन होता है हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक मतलब वाटर की प्रेजेंस में अपघटन करने वाले, वाटर की प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में तोड़ने वाले, ऐसे एंजाइम यहाँ पर है। किस किस का अपघटन करने वाले एंजाइम यहाँ पर होते हैं? तो सभी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जितने भी है, स्टार्च है, सेलुलोज है, अन्य ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज जो भी है, सभी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम है यहाँ पे। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम है यहाँ पे। प्रोटीन्स का पाचन करने वाले एंजाइम है। तो सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे होते हैं। कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेज। इसके अलावा वसा का पाचन करने वाले लाइपेज,
प्रोटीन का पाचन करने वाले प्रोटीएज, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज होते हैं, जैसे आरएनएज है, सॉरी आरएनएज है, आरएनएज क्या करता है, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करता है। एक है डीएनएज, डीएनएज, आरएनएज और डीएनएज इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियेजेज। तो एक है डीएनएज, एक है आरएनएज, ओके। इसके अलावा बेटा यहाँ पर अन्य भी सभी प्रकार, जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी अलग अलग प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, तो सभी प्रकार के, जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाले माल्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाले सुक्रेज, सभी प्रकार के एंजाइम जो है वो लाइसोसोम की पुटिका में पाए जाते हैं। देखो लाइसोसोम क्या है, भाई बाहर की ओर एक मेम्ब्रेनस लेयर है, बाहर की ओर एक झिल्ली में आवरण है, ये बाहर की ओर झिल्ली में आवरण है, और इस झिल्ली में आवरण के अंदर की ओर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, या सभी प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम इसमें भरे हुए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं भी लाइसोसोम एंजाइमों से भरी हुई पुटिका है। लाइसोसोम जो है वो एंजाइमों से भरी हुई पुटिका है, ठीक है। सपोज दैट यदि कोशिका के अंदर लाइसोसोम की पुटिका फट जाए, ठीक है, लाइसोसोम की पुटिका यदि कोशिका के अंदर फट जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की पुटिका यदि कोशिकाओं में फट जाए तो क्या होगा। देखिए बेटा, लाइसोसोम के बाहर की ओर मैंने कहा आपको कि एकल झिल्ली में आवरण है। आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, भाई लाइसोसोम के अंदर क्या है, अंदर एंजाइम है बहुत सारे, अंदर एंजाइम है और बाहर की ओर आवरण है, ये आवरण है। तो एंजाइम निर्माण करने का काम, एंजाइम का फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, एंजाइम फॉर्मेशन करने का काम बेटा जी होता है, आपने पहले पढ़ा है ईआर के बारे में, पहले आपने पढ़ा है ईआर के बारे में। जो ईआर एंजाइम वगैरह बनाती है या प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन या एंजाइम बनाने वाली ईआर को आपने कहा था आरईआर, ठीक है। तो देखिए एंजाइमों का निर्माण कर दिया, एंजाइमों का निर्माण कर लिया आरईआर ने, एंजाइमों का निर्माण किया आरईआर ने, और आरईआर के बाद जैसे ही एंजाइम गए गोल्जी काय के पास, तो गोल्जी काय ने उन एंजाइमों का संवेष्टन कर दिया। देखिए आपने गोल्जी काय में पढ़ा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अपने गोल्जी बॉडी को पढ़ा था, तो वहां ही पढ़ा था भाई गोल्जी काय संवेष्टन क्रिया करती है। ये एंजाइमों को या ईआर के द्वारा बनाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सबका संवेष्टन करती है, उन्हें एक जगह एक पुटिका में बांधने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ एंजाइमों को पुटिका में बांध दिया, एंजाइम बनाए आरईआर ने, और उनके बाहर की ओर आवरण बनाया गोल्जी काय ने, और जैसे ही गोल्जी काय ने बाहर आवरण बनाया और ये जो पुटिका बनी, इस पुटिका का नाम है लाइसोसोम। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम का निर्माण कहां से होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण करती है गोल्जी बॉडी, ठीक है। लाइसोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया द्वारा, गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया द्वारा, ठीक है। इस चीज को सुनिएगा भाई, गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया से क्या मतलब है भाई, मैंने आपको कहा पहले अपन ने जब गोल्जी बॉडी पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था भाई गोल्जी बॉडी ईआर जो भी पदार्थ बनाता है, ईआर जो भी पदार्थों का निर्माण करता है, जिन पदार्थों को ईआर बनाता है वो सीधे आते हैं गोल्जी काय के पास, ठीक है। और गोल्जी काय ईआर के द्वारा बनाए गए पदार्थों का संवेष्टन कर देता है, उन्हें एक पुटिका के अंदर बांध देता है, ठीक है। यानी उनके चारों तरफ एक आवरण बना देता है। अब यहां अपन लाइसोसोम को यदि देखें तो लाइसोसोम के अंदर की ओर भरे हुए हैं एंजाइम, ठीक है। यानी सबसे पहले आरईआर ने एंजाइम बनाए और वो एंजाइम गए गोल्जी काय के पास, और गोल्जी काय ने उनके बाहर की ओर क्या बना दिया, आवरण। और यही तो पुटिका क्या है, इसी पुटिका को तो अपन ने कहा है लाइसोसोम, इसे कहा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो निर्माण है, लाइसोसोम का जो निर्माण हुआ है बेटा जी, वो निर्माण हुआ है गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया द्वारा, गोल्जी काय की संवेष्टन क्रिया द्वारा। क्लियर है।
तो ये अपना छोटा सा एक पॉइंट था लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के एंजाइमों के बारे में कुछ कहानी है कि देखो लाइसोसोम के एंजाइम कौन सी पीएच पर कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, लाइसोसोम के एंजाइम कौन सी पीएच पर काम करेंगे। तो पीएच है एंजाइमों के लिए सक्रिय पीएच, एंजाइम क्रिया के लिए पीएच, एंजाइम की क्रिया के लिए जो पीएच होनी चाहिए वो होनी चाहिए अम्लीय। ठीक है, कौन सी पीएच पर कार्य करते हैं, अम्लीय पीएच पर, एसिडिक पीएच पर। लाइसोसोम के एंजाइम कौन सी पीएच पर कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से लाइसोसोम से बनता है ये कि लाइसोसोम के एंजाइम कौन सी पीएच पर सक्रिय रहते हैं। तो ये कौन सी पीएच पर सक्रिय रहते हैं, अम्लीय पीएच पर। कि जब पीएच अम्लीय होती है तो ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, क्षारीय पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम कार्य नहीं करते। और देखिए आगे भी लाइसोसोम के टाइप्स बताए जाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक लाइसोसोम। लेकिन वो अपने एग्जाम के क्राइटेरिया से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात, लाइसोसोम के एंजाइम जल अपघटनीय एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेज है, लाइपेज है, प्रोटीएजेज है, न्यूक्लियोजेज है, ये सारे एंजाइम जल अपघटनीय एंजाइम है जो क्षारीय पीएच पर काम करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी काय की समवेष्टन क्रियाओं से होता है। ठीक है, और कोशिका में पाए जाने वाला एक कल आवरण है। आपको शुरू में मैंने बताया भी, लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम को स्पिरोसोम के नाम से जाना जाता है। इसे स्पिरोसोम कहते हैं, प्लांट सेल के अंदर इसे कहते हैं स्पिरोसोम। ठीक है, क्लियर है ये कहानी। आगे की ओर बढ़े, अगला टॉपिक देखो, ये था अपना छोटा सा टॉपिक लाइसोसोम, लाइसोसोम पुटिका के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला टॉपिक जो अपना है वो है राइबोसोम। अगला टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकाओं में पाए जाने वाला, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। देखो अपने पढ़ा था, अपन ने ऐसा पढ़ा था पहले भाई, प्राकृतिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। वहां तो वैसे भी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है, जिसके बाहर की ओर कोई झिल्ली में आवरण नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन इससे यहां से यह भी बनता है भी, राइबोसोम प्राकृतिक कोशिकाओं में भी होते हैं और राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है भी, कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में समान रूप से उपस्थित होता है। तो वो है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। क्या कहानी है राइबोसोम की, देखिए आपने प्रोकैरियोट का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा था भी, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम, 70S प्रकार का राइबोसोम आपने पढ़ा था। देखिए यहां कहानी सेम टू सेम वही है, पर यहां अंतर है, राइबोसोम वहां 70S था, यहां 80S प्रकार का होता है। ठीक है, बाकी यहां भी वही सेम, दो उपिकाएं, एक बड़ी उपिकाई एक छोटी उपिकाई। ठीक है, बड़ी और छोटी उपिकाई और दोनों आपस में जुड़ के बनती है 80S राइबोसोम। वहां आपको मैं याद दिलाऊं, वहां 70S राइबोसोम की दो उपिकाइयां थी, जो एक थी 50S की बड़ी उपिकाई, एक थी 30S की छोटी उपिकाई। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला राइबोसोम है 80S और इसकी जो दो इकाइयां वो है 60 और 40। ठीक, तो अंतर से इकाइयों के उस गुणांक का स्वेडबर्गस इकाई का है, तो इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, बाकी वही है, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनता है। अच्छा आरएनए, यहां पर आरएनए कौन कौन से होते हैं, तो आरएनए का कुछ डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है उसको अपन देखेंगे। देखो सबसे पहली बात तो राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपन यदि बात करें, यूकैरियोट, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम, 80S प्लस 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 और 70 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। वो कैसे, वो बेटा जी मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जब पढ़ाया था तो उसमें आपको ये बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के राइबोसोम है और वो 70S प्रकार के हैं। हरित लवक के पास खुद के राइबोसोम है और वो भी 70S प्रकार के हैं। ठीक है, तो वो प्लास्टिड जो हरित लवक वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, वो भी तो कोशिका के अंदर ही है। तो ये राइबोसोम कोशिकांगों में भी पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, तो वहां ये 70S प्रकार का है। जबकि कोशिका के जो कोशिका द्रव्य में है,
जो कोशिका द्रव्य में जो ईआर पर उपस्थित है, जिसकी वजह से ईआर को अपन ने आरईआर कहा था, वो राइबोसोम होता है 80S टाइप का, वो होता है 80S टाइप का। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए यूकेरियोट में कौन सा है, तो आप कहोगे 80S, लेकिन आपको कहे क्या दोनों है, तो बिल्कुल दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 70S कहां होता है, ये 70S होता है कोशिका के कोशिकांगों में। ये कहां होता है, कोशिकांगों में, ठीक है। ये कोशिकांगों में उपस्थित, कोशिकांगों में उपस्थित, ये कोशिका के कोशिकांगों में पाया जाता है, ठीक है। बाकी है दोनों कोशिका में, ठीक है। तो यहां पाए जाने वाले राइबोसोम कौन से हैं, 80S टाइप के हैं। सब बात करते हैं इनके निर्माण की। देखिए ये आपको राइबोसोम जो है वो विजिबल हो रहे हैं। राइबोसोम की दो इकाइयां हैं, राइबोसोम की दो इकाइयां आपको दिख रही है। एक इकाई बड़ी लार्ज सब यूनिट है, दूसरी स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज और स्मॉल जब मिलती है तब बनता है 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। एक है बड़ी इकाई, एक है छोटी इकाई। बड़ी और छोटी इकाई जब आपस में मिलती है तो बनता है 80S राइबोसोम, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको, ये आपको राइबोसोम की दो इकाइयां विजिबल हो रही है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एक लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, ये है लार्ज सब यूनिट, इसे कहते हैं बड़ी उप इकाई, इसे कहते हैं बड़ी उप इकाई। और ये है स्मॉल सब यूनिट, इसे कहते हैं छोटी उप इकाई। ये है छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई, ठीक है। बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई, और जब बड़ी और छोटी आपस में दोनों मिलती है तो ये जो राइबोसोम बनता है वो है 80S प्रकार का राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम में दो इकाइयां होती हैं और दोनों इकाइयां आपस में जुड़ के बनाती है कंप्लीट राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की दोनों इकाइयां अलग अलग भी उपस्थित हो सकती हैं। देखो देखो राइबोसोम के भी निर्माण की बात करें, किससे बनता है राइबोसोम, तो राइबोसोम को बेटा पहली बात मैंने आपको कही कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला राइबोसोम कौन सा है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला राइबोसोम है 80S प्रकार का। 80S राइबोसोम का निर्माण होता है प्रोटीन प्लस, सारी बातों को अपन यहां इंक्लूड करते हैं। राइबोसोम ये बनता है प्रोटीन प्लस आरआरएनए से, प्रोटीन प्लस आरआरएनए से। प्रोटीन और आरआरएनए आपस में मिलकर बनाते हैं राइबोसोम, ठीक है। जैसे एक है बड़ी इकाई, दूसरी बात मैंने आपको यह भी कहा कि राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम कोशिकाओं में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन लेस विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके बाहर की ओर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें। इसके अलावा बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए ये यहां पर 80S राइबोसोम की एक बड़ी इकाई है, ठीक है, एक राइबोसोम की छोटी इकाई है। बड़ी इकाई होती है 60S की, ये होती है 60S की। छोटी इकाई होती है बेटा 40S की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, राइबोसोम के बारे में एक कहानी आप ध्यान से सुने। राइबोसोम में दो इकाइयां हैं, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। ये आपने 3D डायग्राम अभी देखा है, ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपको दिख रही है। इनको अपन समझने, इसके अंदर की अपन कहानी देखते हैं, कौन कौन सा आर ने यहाँ पर होता है उस हिसाब से। तो एक 60S है और एक 40S है। 60S एस उप इकाई के अंदर तीन प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। यहाँ तीन प्रकार के आरआरएनए, यहाँ एक होता है 28S आरआरएनए, इसके अलावा एक होता है 5S आरआरएनए और एक होता है बेटा 5.8 SRRNA, ठीक है। तीन प्रकार के आरआरएनए यहां पाए जाते हैं, तीन प्रकार के आरआरएनए यहां होते हैं। किसमें होते हैं तीन प्रकार के आरआरएनए, बड़ी इकाई में। 60S जो बड़ी इकाई है, यदि इसको कंपेयर करें अपन 70 के साथ, तो 70S इकाई की जो बड़ी इकाई थी, 70S में जो बड़ी इकाई थी वो 50S की थी और उसके अंदर था 23S और 5S। जबकि यहां बेटा जी बड़ी इकाई है 60S की, 80S राइबोसोम की बड़ी इकाई 60S की है और 60S में है 28S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 5.8S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, ठीक है। ये होते हैं बड़ी इकाई। बात करें छोटी इकाई की, वहां 70S की छोटी इकाई थी 30 की
और उसके अंदर था 16 एसआरआरएनए। यहां छोटी इकाई है 40 एस की और इसके अंदर होता है 18 एसआरआरएनए। ठीक है, 18 एसआरआरएनए, यहां 18 एसआरआरएनए। क्लियर? जब दोनों इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, दोनों इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है इस प्रकार से कंप्लीट राइबोसोम, जो एटीएस टाइप का होता है, जो 80S प्रकार का होता है। ये 80S प्रकार का राइबोसोम यहां से बनता है, जिसमें 3 प्रकार के आरआरएनए यहां है, 1 प्रकार का आरआरएनए यहां है। देखिए एक चीज और याद रखें आप, राइबोसोम की दोनों इकाइयों के आपस में जुड़ने के लिए मैग्नीशियम रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ, इस चीज को भी आप ऐड करें। ठीक है, याद रखें। इसके अलावा झिल्ली रहित कोशिकांग है। अच्छा, ये बाहर की ओर जो इसमें आवरण बना हुआ आपको दिख रहा है, ये बाहर की ओर जो आवरण है वो है बेटा प्रोटीन का, ये झिल्ली नहीं है। देखिए प्रोटीन से झिल्ली नहीं है, प्रोटीन का आवरण अलग बात है, झिल्ली एक अलग बात है। झिल्ली तब कहते हैं, मेम्ब्रेन तब कहते हैं जब उसमें लिपिड की प्रेजेंस हो, जब उसमें लिपिड पाया जाता हो, लिपिड की उपस्थिति हो। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है राइबोसोम आरआरएनए, आरआरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। कौन कौन सी दो इकाइयां हैं? 60 और 40 दो इकाइयां हैं, दोनों के जुड़ने पर बनता है एटीएस राइबोसोम। क्लियर है बेटा जी? तो आप इस डायग्राम को क्लियरली जो है नोटबुक में ऐड कर ले। कौन कौन से आरएनए हैं, दोनों के आप आरएनए बनाए। ठीक है, आरएनए आप क्लियरली याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे जेट 2022 में, जेट रिसेंटली जेट 2022 में 22 में ये क्वेश्चन आया था कि 40S उपिकाई में, 40S उपिकाई में कौन सा आरआरएनए होता है? तो यहां कौन सा होता है? 18S। कौन सा होता है बेटा? यहां होता है 18S आरआर, यहां होता है 18S। ठीक है, या 18S है। ये जेट जेट 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको आप क्लियरली याद रखें। यहां से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है भी कौन सा आरआरएनए, कौन सी इकाई में कौन सा आरआरएनए होता है। जी जेट दो रिसेंटली पूछा था भाई 40S इकाई में कौन सा आरआरएनए होता है, तो कौन सा आरआरएनए होता है यहाँ पर? 18S आरआर। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बातें? ठीक है, ये राइबोसोम की कहानी है। राइबोसोम कौन सा होता है, कौन कौन सी इसमें इकाइयां हैं, कौन कौन से आरआरएनए हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग है, इस बात को आप याद रखें। झिल्ली के अलावा और कोई बातें इसमें नहीं है। ठीक है, अब अगला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगला कोशिकांग जो अपना है वो है बेटा वैक्यूल। अगला अपना कोशिकांग है वैक्यूल। ठीक है, अगला कोशिकांग है वैक्यूल। वैक्यूल की क्या कहानी है? देखिए वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये इसके लिए खास बात है। देखिए जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल, ये बात आपको मैंने जब डिफरेंस पढ़ाया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जब अपन ने डिफरेंस पढ़ा था, उसी से मैं अपन ने लिखा था कि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ऐसी कोई रिक्तिका वहां पर नहीं होती है। जंतु कोशिकाओं में कोई वैक्यूल नहीं होता, जबकि पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, बहुत बड़ी रिक्तिका होती है। लगभग पादप कोशिका के कुल कोशिका द्रव्य का 90% पार्ट, 90% भाग घेरे रहता है कौन? रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका 90% भाग को घेरे रहती है। तो आओ पढ़ते हैं रिक्तिका के बारे में। क्या है वैक्यूल? देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी प्लांट सेल की, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर आप देखिए। प्लांट सेल में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है बड़ा सा, ये जो बड़ा सा स्पेस दिख रहा है ये वाला, देखो ये जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस है वैक्यूल। ये है वैक्यूल। ठीक है, ये स्पेस है वैक्यूल। ये एक पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका में बेटा, इस पादप कोशिका को आप देखिए, अब आप क्लियरली इस डायग्राम को देखिए। पादप कोशिका के अंदर ये एक बड़ा सा जो स्पेस बना हुआ है ये रिक्तिका है। ठीक है, ये रिक्तिका है। ठीक है, ये रिक्तिका है। इस रिक्तिका की क्या कहानी है? जंतु कोशिकाओं में कोई वैक्यूल नहीं होती, जंतु कोशिकाओं के पास रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। और यदि बाय द वे उपस्थित हो भी, यदि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका है तो काफी छोटे आकार की है, काफी छोटे आकार की होती है। क्या काम है रिक्तिकाओं का? देखो रिक्तिकाओं का काम, यहां पर ये जो वैक्यूल है वो क्या करती है, कोशिका के अंदर जितना भी कोशिका द्रव्य में जितना भी विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थों को संचित कर लेती है।
विलेय पदार्थों को संचित करने का काम करती है। रिक्तिका जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर जितना भी विलेय है, जैसे कोई भी शर्कराएं वगैरह है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह, खनिज पदार्थ हैं, अन्य पोषक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, सभी प्रकार के विलेय पदार्थों को कोशिका अपनी रिक्तिका में स्टोर कर लेती है, रिक्तिका के अंदर उन्हें संचित कर लेती है, स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रिक्तिका। सिंपल बातें दी इसकी देखें। सबसे पहली बात, झिल्लीमय आवरण है, झिल्लीमय आवरण उपस्थित, झिल्लीमय आवरण उपस्थित, कोशिका के अंदर झिल्लीमय आवरण होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाहर की ओर रिक्तिका के बाहर की ओर एकल झिल्लीमय आवरण है। अच्छा, इसकी झिल्ली को, रिक्तिका के बाद जो झिल्ली होती है, इसकी झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट जो होती है अर्धपारगम्य, इसकी ये बात भी आप याद रखें, टोनोप्लास्ट अर्धपारगम्य होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो रिक्तिका की झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट अर्धपारगम्य होती है। देखिए क्या होता है, जैसे ये सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा सा वैक्यूल, एक बड़ा सा स्पेस बन जाता है। इस स्पेस को अपन ने कहा रिक्तिका। स्पेस क्या करता है, बाहर कोशिका द्रव्य में जितना भी विलेय पदार्थ है, यहां जितना भी विलेय पदार्थ है, सारे विलेय को अपने अंदर की ओर स्टोर कर लेता है, सभी विलेय पदार्थों को अपने अंदर की ओर संचित कर लेता है। कौन कौन से पदार्थों को ये अपने अंदर संचित करता है, तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करें शर्कराओं की, तो शर्कराएं होती हैं, शर्कराएं होती हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, इसके अलावा पोषक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा विटामिन्स हैं, इनके अतिरिक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ, तो शर्कराएं हैं, खनिज है, पोषक है, विटामिन्स है, उत्सर्जी है। इन सभी पदार्थों को कोशिका द्रव्य से रिक्तिका के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। कोशिका द्रव्य से कहां संचित कर लेते हैं, रिक्तिका के अंदर। और रिक्तिका में भरे हुए इस द्रव को, रिक्तिका में जो ये द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को कहते हैं कोशिका रस। इसे क्या कहते हैं, कोशिका रस, इसे कोशिका रस कहते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका रस क्या है, अलग अलग, जैसे मैंने आपको पहले आपको जब बताया था, इससे पहले अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, स्ट्रोमा के बारे में। मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला द्रव था पिठिका या स्ट्रोमा। उसी प्रकार से पादप कोशिकाओं की जो रिक्तिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जिसमें शर्कराएं हैं, खनिज हैं, पोषक हैं, विटामिन है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, ये जो द्रव यहां पर भरा हुआ है, इस द्रव को कहते हैं कोशिका रस। द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका रस। द्रव को कोशिका रस कहते हैं। देखिए कोशिका रस के लिए एक पॉइंट है, भाई आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की सांद्रता ज्यादा है या फिर कोशिका रस की सांद्रता, ठीक है, कोशिका द्रव्य की सांद्रता ज्यादा है या कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा है, इस बात का क्या उत्तर है, तो देखिए इसका आंसर कि कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा होती है किसकी तुलना में, कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से ज्यादा होती है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। देखिए ज्यादा क्यों है, सांद्रता ज्यादा क्यों है, सांद्रता मतलब गाढ़ापन। ठीक है भाई, कोशिका रस में क्या है, कोशिका रस में कोशिका द्रव्य में जितने भी विलेय पदार्थ थे, सारे के सारे विलेय को किसने ले लिया, रिक्तिका ने। तो रिक्तिका के अंदर सारा जब विलेय पदार्थ रिक्तिका में आ गया, तो रिक्तिका का गाढ़ापन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है भाई, वहां का गाढ़ापन ज्यादा होगा, वहां की सांद्रता ज्यादा होगी। जबकि कोशिका द्रव्य के अंदर कोई खनिज वगैरह, पोषक वगैरह, उत्सर्जित पदार्थ वगैरह नहीं है, तो वहां की सांद्रता घट जाती है। तो रिक्तिकाओं में पाए जाने वाले कोशिका रस की सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में ज्यादा होती है। इस बात को आप कंप्लीटली याद रखें, ठीक है। तो कोशिका रस की सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में क्या होती है बेटा जी, ज्यादा होती है, ठीक है। और रिक्तिका का फंक्शन अभी आपने देखा, क्या फंक्शन है,
मैंने आपको कहा कि कोशिका का, जिसे रिक्तिका जो है, ये रिक्तिका कोशिका का 90% भाग घेरे रहती है। 90% भाग क्या होता है? रिक्तिका। 90% भाग होता है रिक्तिका। ठीक है, 90% भाग क्या है? रिक्तिका है। तो पादप कोशिका में केवल 10% भाग में सारे कोशिकांग है, केंद्रक है, अन्य सभी ऑर्गेनल वगैरह है। बाकी 90% पार्ट को घेर रखा है रिक्तिका। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संरचना है, कोशिका की सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, सबसे बड़ी संरचना है रिक्तिका। रिक्तिका की झिल्ली क्या है? झिल्ली को आपने कहा टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट की पारगम्यता कैसी है? तो बोले वो अर्धपारगम्य है, पारगम्यता के आधार पर अर्धपारगम्य है। ठीक है, तो ये बातें आपने पढ़ी कि रिक्तिका जो है, यहां पे मैं और ऐड कर देता हूं, पादप कोशिका में उपस्थित, पादप कोशिका में उपस्थित। ठीक है, केवल कहां होती है ये? पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। और मैंने आपको कहा भी, यदि उपस्थित है, यदि जंतु कोशिकाओं में कोई रिक्तिका होती है तो बहुत छोटे आकार की होती है, अत्यधिक छोटे आकार की अपहासित प्रकार की रिक्तिका वहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। क्या काम करती है रिक्तिका? रिक्तिका जो है, ये आपको अभी मैंने दिखाया डायग्राम में, देखो ये 90% पार्ट को घेरती है, 90% भाग घेरे रहती है कोशिका का। और देखो बाकी सारे, और इस रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, देखो आप ये अंतर भी कह सकते हैं पादप और जंतु कोशिकाओं में, कि रिक्तिका की उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक है, देखो केंद्रक एक परिधि की ओर चला गया, किनारे की ओर चला गया, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये जो केंद्रक है वो बिल्कुल मध्य में पाया जाता है, बिल्कुल मिड में होता है, कोशिका के मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नो डाउट। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपने लिखा, रिक्तिका जो है वो झिल्ली में आवरण है, टोनोप्लास्ट इसकी झिल्ली है, और शर्कराओं को, खनिज को, पोषक पदार्थों को, विटामिन को, उत्सर्जित पदार्थ को, इन सभी पदार्थों को संचित करने का कार्य रिक्तिका करती है, वैक्यूम करती है। ठीक है, इसके द्रव को कोशिका रस कहते हैं, और कोशिका रस की जो सांद्रता है वो कोशिका द्रव्य की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। कोशिका द्रव्य की तुलना में कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। ये है रिक्तिका की कार्य। अच्छा, अपन ने एक छोटा सा पॉइंट लाइसोसोम में लैप्स कर दिया है, उसको मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लाइसोसोम, एक क्वेश्चन आपको मैंने लाइसोसोम में कहा था, एक बार आप घूम के लाइसोसोम में एक बार वापस आइएगा। लाइसोसोम में एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था कि यदि कोशिकाओं में क्या होगा जब लाइसोसोम की पुटिका फट जाए? यदि कोशिका के अंदर लाइसोसोम की जो पुटिका है, आवरण है, वो फट जाए तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा यदि फट जाए। यदि लाइसोसोम पुटिका फट जाए तो क्या होगा? देखिए, यदि लाइसोसोम की पुटिका फट जाए तो सारे के सारे जो एंजाइम है, जो लाइसोसोम में जो एंजाइम भरे हुए हैं, सारे एंजाइम कहां जाएंगे? कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। और कोशिका द्रव्य में आ गए तो बेटा जी, कोशिका द्रव्य में जितने भी कोशिकांग है, उन सब में तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपस्थित है। वो भी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बने हुए हैं। तो लाइसोसोम के एंजाइम इस कोशिका के इन कोशिकांगों का पाचन कर देंगे, इन कोशिकांगों का डाइजेशन कर देंगे, और अपने ही कोशिका की कोशिकांगों को खा जाएंगे। ठीक है, यानी और कोशिकांगों को खा गए मतलब कोशिका को खा जाएंगे। यानी यदि लाइसोसोम की पुटिका फट जाए तो लाइसोसोम के फटने के कारण पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, अपने आप को नष्ट करने वाली थैली। ठीक है, तो यदि लाइसोसोम पुटिका फट जाए तो क्या होगा? तो यह अपनी कोशिका को डाइजेस्ट कर जाएगा, कोशिका को पाचित कर जाता है।
कोशिका को पाचित कर जाता है या उस कोशिका का डाइजेशन कर जाता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए ये काम की बात है, अतः इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली, स्क्वेजर बैग, आत्मघाती थैली, स्क्वेजर बैग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्मघाती थैली का कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। आत्मघाती का मतलब होता है खुद के लिए खतरनाक बन जाने वाली, खुद के लिए घातक बन जाने वाली, क्योंकि यदि लाइसोसोम पुटिका फट गई बेटा तो फटने पर ये कोशिका, भाई कोशिका में भी तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन वगैरह उपस्थित है, तो उन सबको आरएनए डीएनए वगैरह है, उन सबको क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट कर देगा, और उनको डाइजेस्ट करने की वजह से इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि फिर पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइसोसोम के बारे में एक बात थी, वो कहा था मैंने आपको, पर वो बताना अपन भूल गए, तो इस चीज को आप ऐड कर लेना। फिर अपन ने राइबोसोम के बारे में देखा, ये राइबोसोम की पुटिकाओं की कहानी है। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा वैक्यूल के बारे में, ये वैक्यूल का डायग्राम वगैरह आपने देखा। राइबोसोम की दो इकाइयां हैं, 80 प्रकार का राइबोसोम है, 60S और 40S दो इकाइयां हैं, 60 में कौन सा आरआरएनए है, 40 में कौन सा आरआरएनए है, इन सब बातों को आप याद रखें। ये तीन कोशिकांग है, लाइसोसोम, राइबोसोम और वैक्यूल। इन तीनों कोशिकांगों को आप कंप्लीट करें। फिर अपन अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे तारकाय सेंट्रोसोम के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, और साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल, और कुछ जो सेल में माइक्रो बॉडीज होती है उन माइक्रो बॉडीज के बारे में। ठीक है, और फिर एक, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और फिर एक बड़ा ऑर्गेनल जो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है कोशिकाओं का, भले पादप कोशिका हो भले जंतु कोशिका हो, कोशिका भले पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, पादप या जंतु कोशिकाओं का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, जिसे अपन ने केंद्रक कहा था, तो केंद्रक के बारे में अपन फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी, तो अप्रोक्स एक क्लास का मैटर, एक डेढ़ क्लास का मैटर और है, एक या दो क्लासों का मैटर है, तो अपन उसको नेक्स्ट क्लासों में कवर करेंगे और उसके साथ ही सेल को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।